चलिए हम हमारे वेनेजुएलन क्राइसिस के लेक्चर सीरीज़ में अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। कल हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया कि असल में मौजूदा इवेंट हुआ क्या है, कैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। कारण कुछ बताए गए हैं, वो हमने आपके सामने रखे कि इमीडिएट रीजंस क्या हैं। बट हमने ये देखा कि दोनों मुल्कों के बीच ये पुराने संघर्ष की कहानी है। हमने उन संघर्षों के पीछे के कारणों को जब टटोला तो हमने ये देखा कि ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, लंबे समय की प्रक्रिया है। कोल्ड वॉर की अहम भूमिका है। ये विश्व में किसका आधिपत्य हो इसे स्थापित करने की जद्दोजहद है। इन विषयों में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, बहुत सारे इवेंट्स डिस्कस किए, कई फिनोमेनास, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और गवर्नमेंट्स टॉपल डाउन करने से जुड़ी हुई चीज़ें, अपने हक में 1991 के यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद अपने हक में पीपल मोबिलाइजेशन के लिए डेवलप्ड, या यूँ कहिए वेस्टर्न ब्लॉक, या यूँ कहिए कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ उन्होंने कैसे माहौल बनाया, बेरोज़गारी को मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, गिरी हुई आर्थिक दर को मुद्दा बनाया। इसलिए उन्होंने ये कहा कि बेटर इंटीग्रेट होनी चाहिए प्रोडक्शन और मार्केट्स। हमने ये देखा कि किस तरह से नियो कॉलोनियलिज्म ने धीरे धीरे कंट्रोल किया सोसाइटी को और मल्टीनेशनल कल्चर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के द्वारा प्रमोट किया गया। हमने उसके नेगेटिव्स को भी स्टडी किया कि जहाँ एक तरफ विकास मिला वहीं कई तरह के नेगेटिव्स भी झेलने पड़े, और इन्हीं नेगेटिव्स को आधार बनाया उन सोशलिस्ट रिजिम्स ने जो अभी भी यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहे थे। ठीक है, अब हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ओके, हम दोबारा से उसी मैप को रेफ़र करेंगे जिसमें हमने चीज़ों को देखा। सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका का ये कहना है कि जो नार्को टेररिज्म है, नारकोटिक्स यानी कि नशे, जो ड्रग्स को ट्रैफिक किया जाता है अमेरिका में, जिसकी वजह से वहाँ पे हमने फेंटानिल क्राइसिस पर भी चर्चा की थी। ये नार्को टेररिज्म साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ करती हैं और उसमें वो इन कंट्रीज़ का जिक्र करते हैं जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुएला, और वो क्यूबा का भी जिक्र करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये मुल्क ख़ास तौर पर अमेरिका की सोसाइटी को, इकॉनमी को, उसके कल्चर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो उसे फ्रेजिलिटी की तरफ ढकेल रहे हैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भेज करके। वो ये बताते हैं कि अमेरिकन समाज में क्राइम बढ़ता है इससे, चाहे वेपन की ट्रैफिकिंग है, चाहे वो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग है, वो इन चीज़ों को आधार बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेट कर रहे हैं वेनेजुएला से। कारण मैंने आपको कल भी बताए थे, भ्रष्टाचार है वहाँ पर। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो समाज में सभी के साथ शक्ति के बंटवारे की बात करते हैं, उनको परसिक्यूट कर दिया जाता है, उन्हें भय के माहौल में वहाँ से भागना पड़ता है और ओपोनेंट्स को ख़त्म किया जा रहा है और वो भाग करके अमेरिका आ रहे हैं। कुछ बेरोज़गारी के कारण, कुछ गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण, कुछ राजनीतिक दमन के कारण, इन सब कारणों से लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। इससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इससे वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोकल्स के लिए कम होती जा रही हैं, इकोनॉमिक स्पेस श्रिंक होते चले जा रहा है। इससे उनकी पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि सोसाइटी में कौन से लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके वापस भेजना है, और ये वापस जाएंगे भी तब अगर वहाँ पर माहौल सुलझेगा, बेहतर होगा, अगर राजनीतिक स्थिरता आएगी, आर्थिक विकास होगा, अगर राजनीतिक तौर पर समावेशी सरकारें, ऑल इनकम्पैसिंग गवर्नमेंट्स आएंगी जो लोगों को विरोध का, डिसेंट का अधिकार प्रदान करें, लोकतंत्र स्थापित करें, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज़म्स फॉलो करें। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो ये लोग स्वतः ही अपने मुल्कों में वापस चले जाएंगे। ये उनके मौजूदा तर्क हैं। अगर इन्हें बड़े नज़रिए से देखा जाए कि वैश्विक स्तर पर ऐसे क्या असर आ सकते हैं ऐसे कारनामों के, तो उन पर क्या चर्चा है उसको समझते हैं। देखिए, ट्रंप सीमित नहीं हैं यहाँ तक कि वो ये कहते हों कि वेनेजुएला क्योंकि हमारे यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग या वेपन ट्रैफिकिंग से जुड़ी चीज़ें कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये कदम उठाए। ट्रंप यहाँ तक सीमित नहीं है। वो ये कहते हैं कि ऐसी ही गतिविधियों में कोलंबिया भी लिप्त है, हमारे अगले कदम में कोलंबिया को भी निपटना हो सकता है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि क्यूबा खुद ही खुद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है वही उसके समर्थन का कारण है। जब वेनेजुएला को ही हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो क्यूबा अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। अगली बात उन्होंने ये कही कि मैं ये विटनेस कर रहा हूँ कि बहुत फ्रीक्वेंटली
रशियन और चाइनीज़ शिप्स इस समय ग्रीनलैंड के आसपास घूमते रहते हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ग्रीनलैंड हमारे बहुत ही इमीडिएट विसिनिटी में है और ऐसे में वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के किंगडम के अंदर आता है। वो किंगडम ऑफ डेनमार्क की टेरिटरी है और जो डेनमार्क है वो नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि अब हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और ग्रीनलैंड हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट पोज कर रहा है, बीइंग अ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लैंड, being dominated by the ships of the countries like Russia and China, which are visibly harmful for the interest of America, इनसे, ऐसे माहौल से ग्रीनलैंड को बचा पाने में डेनमार्क सक्षम नहीं है। वो आर्कटिक रीजन की सुरक्षा के लिए उतना मुकम्मल नहीं है। इसलिए हम इस रीजन की सुरक्षा के लिए, अटलांटिक ओशियन के नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स को सिक्योर करने के लिए, आर्कटिक रीजन को सिक्योर करने के लिए, यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए वी नीड ग्रीनलैंड, और वो हम ले लेंगे। ऐसे में ग्रीनलैंड की भी सरकारों के जवाब आए कि हम नाटो कंट्री हैं और नाटो का जो लॉ है, उस लॉ के तहत जो उसका आर्टिकल 5 है, उसमें ये माना जाता है कि अगर आप नाटो सदस्य के किसी मुल्क के ख़िलाफ़ भी अग्रेशन करते हैं, वो पूरे नाटो समूह के विरुद्ध आक्रोश नज़र आएगा, मतलब वो सब के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। ऐसे में नाटो ही सदस्य अगर दूसरे नाटो सदस्य के ख़िलाफ़ ऐसा कदम उठाता है कि वो अग्रेशन करेगा, ये तो नाटो के ख़त्म या भंग हो जाने जैसा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये डेनमार्क के लोग तय करेंगे कि वो ग्रीनलैंड के साथ क्या करना चाहते हैं। यूरोप के तमाम मुल्कों ने, जैसे कि जिनमें जर्मनी की बात आती है, फ्रांस की बात आती है, यूनाइटेड किंगडम की बात आती है, इन्होंने एक स्वर में इस बात का विरोध किया है कि डेनमार्क के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट ऐसी चीज़ें जा सकती हैं और हम ये बातें नहीं कर सकते कि भाई हमको ये रीजन चाहिए। डेनमार्क केपेबल है अपने रीजन को सिक्योर करने के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें नेटो को एम्पावर्ड करना चाहिए, हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, अमेरिका को एक एक्टिव प्लेयर, एक सक्रिय यूनिट की तरह नाटो में अपना रोल प्ले करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब हमें मजबूत होकर के चुनौतियों से निपटना है, ना कि हमें अपने ही मुल्कों के बीच में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ अपना के हमारी सॉवरेनिटीज़ को अंडरमाइन करना है। तो एक संघर्ष यह भी देखने को मिला है। हम यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड भी दिखाना चाहते हैं ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप किस रीजन की बात कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पर हैं, दिस इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये आप बात करते हैं ग्रीनलैंड की। वहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में डेनमार्क, और आप यहाँ से बिल्कुल इस साउथ ईस्टवर्ड आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लैंड वाइज एक छोटे से लैंड में डेनमार्क नज़र आएगा। और जब आप यहाँ से, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जब आप नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को कवर करते हैं तो आप इसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। इसे, इन तीनों को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बनती हैं। फिनलैंड को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में काउंट नहीं करते। ओके, फिन स्कैंडियन, अगर आप फिनलैंड को इंक्लूड करते हैं तो वो फिन स्कैंडियन कंट्रीज़ होता है। सो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, दे आर पार्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। डेनमार्क की इसी किंगडम के अधीन ये बड़ा सा लैंड आता है। तो इस तरह से लैंड वाइज, अगर टेरिटरी वाइज देखें तो फिर डेनमार्क बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपको नज़र आता है दिस पर्टिकुलर नॉर्थ सी, ये बहुत ही रिसोर्स रिच सी है। यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज, क्रूड भरपूर हैं। इसके ऊपर आपको नॉर्वेजियन सी नज़र आता है, ये भी रिसोर्स रिच सी है। यहाँ पर भी क्रूड के रिसोर्सेज हैं। मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ से ऊपर जाइए। नाउ दिस इज़ द आर्कटिक ओशियन रीजन। तेज़ी से इस क्षेत्र की बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जितनी तेज़ी से ये बर्फ़ पिघल रही है, इससे दो चीज़ें उभर करके आ रही हैं। सबसे पहली चीज़, आर्कटिक ओशियन अरब राउंड द ईयर नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा पाएगा, जिसकी वजह से जो अब तक इतने हॉस्टाइल ओशियनिक रूट्स फॉलो करने पड़ते थे दुनिया के अलग अलग मुल्कों को फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स, फॉर द कमोडिटीज़, मर्चेंडाइज, अब वो नहीं करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप चीन ही की बात समझ लें तो चीन का लगभग 85 से 88% व्यापार यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ करके ये यहाँ से मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक पतली जल की धारा, जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं,
वो पतली जल की धारा जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़े और दो लैंड मासेस को सेपरेट करे, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मुलक्का है। ये स्ट्रेट ऑफ मुलक्का से उसका 80-85% व्यापार होता है। और ऐसे में इस बे ऑफ बंगाल रीजन में भारत की मजबूती होना और भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध होना, या इस इंडियन ओशियन रीजन के इन क्षेत्रों में अमेरिका की मजबूती होना, ये चीन के लिए एक चुनौती की बात है। क्योंकि अगर कभी कल को हालात बिगड़ते हैं तो चीन को व्यापार के मामले में एक चोकिंग इफ़ेक्ट जैसा असर देखने को दिख सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ मुलक्का को चोक कर दिया जाए। तो चीन के लिए एक तो ये बहुत लंबा रास्ता तय करके गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना, उससे भी लंबा रास्ता तय करके ये रेड सी के वाया, मेडिटेरेनियन सी के वाया यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना, जबकि ये बहुत ही छोटा रास्ता हो सकता है। अगर चीन यहाँ से चाहे तो आपके सामने ही है, यहाँ से वो रशिया, और रशिया के बाहर ये आर्कटिक ओशन, आप यू कैन एक्सेस द होल ऑफ यूरोप। यहाँ पर आप देखें तो हॉस्टिलिटीज़ कम है, पायरेट्स कम हैं, लुटेरे नहीं हैं, ये फ्रेंडली कंट्री से होकर के आप जा रहे हैं, कंट्रोल बेटर कर सकते हैं। तो समय कम लगेगा शिप्स को, उनका ईंधन कम लगेगा, तो एक तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, दूसरी तरह से फ्यूल के वाइज रिड्यूस हो जाएगी, तीसरा आपको बर्फ़ पिघलने से कई बड़े पैमाने पर वहाँ पर लॉक्ड रिसोर्सेज जो कि ख़ास तौर पर मिनरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस होंगे, तो आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे, जो कि परमानेंटली फ्रोज़न लैंड में स्टॉक्ड हैं, परमाफ्रॉस्ट में स्टॉक्ड हैं, वो आपको एक्सेस होंगे। फिर बेअंत पैमाने पर मरीन रिसोर्सेज जैसे कि फ़िशरीज़ हैं, इसके अलावा पॉलीमेटेलिक निड्यूल्स होते हैं, इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, ऑयल, गैस, ये सारे संसाधन आपको यहाँ पर एक्सेस होंगे। सो इट इज़ अ फाइट फॉर द रिसोर्सेज, फर्स्ट थिंग। इट इज़ फाइट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स that for the purpose of trade globally. It is fight for the secure lines of transmission globally to prevent your travels from the hostilities, specifically it is the pirates, and ultimately you are going from the areas जहाँ पर पहले की मजबूत शक्तियों का ज़्यादा बड़ा बेस है। अगर आप रेड सी के एरियाज़ को या मेडिटेरेनियन सी के एरियाज़ को देखें तो बड़े पैमाने पर यूरोपीय और अमेरिकी जो फोर्सेस हैं, यूरोपियन और अमेरिकन फोर्सेस के बेसेस आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में नज़र आएंगे जो रेड सी की सराउंडिंग में है, मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में है। उसका पर्पज़ ही ये है कि वो अपने गुड्स के ट्रांसपोर्ट को सिक्योर कर सकें, दैट इज़ व्हाट द पर्पज़। सेकंड, इंटरनेट और कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई लाइंस को जो कि सागर के तल में बिछाई गई हैं उन्हें सिक्योर कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन मुल्कों का ओवर डोमिनेंस है, और यहाँ पर डोमिनेंस के मामले में चीन और रशिया कमज़ोर है। ऐसे में नेचुरली वो एक ऐसे रास्तों को ढूंढने खोजने का प्रयास करेंगे जहां पर उनका डोमिनेंस बढ़ सके विद द पैसेज ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के आर्कटिक ओशन में अचानक से लोगों की रुचियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। राष्ट्र वहाँ पर दावा करना चाहते हैं, वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। दावा करने के लिए ज़रूरी है कि जिसका क्षेत्र वहाँ पर होगा, जिसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया वहाँ पर होगा, जिनकी पर ज़मीन जो जिस कॉन्टिनेंट का लैंड उन ओशियन बॉडीज़ में एक्सटेंड हो रहा होगा, वो ज़्यादा बेहतर दावा रख पाएंगे उस ओशियनिक शेयर में। और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है अमेरिका के लिए कि वो अटलांटिक ओशियन पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, सराउंडिंग सीज़ के रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए, आर्कटिक ओशियन पे अपना क्लेम मजबूत करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए सराउंडिंग विसिनिटी के लैंड को कंट्रोल करना चाहता है, जिसमें कि बेहतर कंट्रोल उसका ऑलरेडी कुछ एरियाज़ में मिलता है आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो इट इज़ अमेरिका is already in good control of the territory associated with the Arctic Ocean region, जैसे कि अलास्का उसके कंट्रोल में है। यहाँ पर ब्योफोर्ट सी है, तो अलास्का इज़ द पार्ट ऑफ यूएसए, ये उसी की टेरिटरी है, किसी ज़माने में उसने रशिया से ली थी। तो बेरिंग स्ट्रेट, द बेरिंग स्ट्रेट विच इज़ सेपरेटिंग द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली द यूएसए फ्रॉम द रशिया, इट इज़ द बेरिंग स्ट्रेट, okay, connecting the Pacific Ocean with the Arctic Ocean specifically. There is Bering Sea as well. उसके साथ यहाँ पर ब्योफोर्ट सी नज़र आ रहा है आपको। ये फीचर्स देखते हुए चला करो, ओके। तो ये एक चीज़ है कि ग्रीनलैंड पर भी दावा बोला गया है, लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ से रिस्पांस आया है कि वो ग्रीनलैंड के द्वारा कहा गया है कि वो अमेरिका जो कि रहनुमा था लोगों की आज़ादियों का, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया, कॉलोनियल पावर्स को ख़त्म करके मुल्कों को आज़ादी दी, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किए, उनको उनके ज़मीनी अधिकार दिए, वो कैसे गवर्नमेंट्स जो कि लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स उन्हें डिसलॉज कर सकता है, वो कैसे गवर्नमेंट्स को टॉपल कर सकता है, वो कैसे इस तरह से टेरिटरीज़ को इनक्रोच कर सकता है, वो तो इन सब चीज़ों की रक्षा करता है। और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि वह ऐसा करेगा और हम हमेशा उसके साथ
खड़े हैं ऐसे कामों में, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो नेचुरली डेनमार्क स्टैंड लेगा और डेनमार्क कभी गिव अप नहीं करता है। तो सवाल ये है, आप जान ही रहे हैं फिर गिव अप करना नहीं करना, फिर जब शक्तिशाली फैसला कराने पे आ जाए तो माइट इज़ ऑलवेज राइट। ये तो पुरानी कहावत है ही कि नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कहा जाता है, वही है कहानी। ओके, ये तो एक बात हो गई। तो देखिए आपके सामने ही है, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, वेनेजुला, क्यूबा, ये सब चाहिए। सवाल क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि दिस वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये क्लियर कट स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, ये मैक्सिको और ये सारी की सारी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, इसके अलावा ये सारी गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये वो सारी कंट्रीज़ को अपना बैकयार्ड कहता है। अमेरिकन लिटरेचर में इसे अमेरिकन बैकयार्ड कहा जाता है कि हमारे पिछले वेड़े में जो सामान पड़ा है अपना ही पिछला वेड़ा है, द बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। यही वहाँ की लिटरेचर में, यही वहाँ के कॉन्सेप्ट्स में बताया जाता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी में से इसी मैनर में ट्रेस किया जाता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताऊँ, अक्सर कई लोग कहते हैं कि जो अमेरिका है वो एक ऐसा प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करने जा रहा है, समाज दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने जा रहा है कि शक्ति के दम पर आप अपने बल के अधिकारों, अपने अंदरूनी कानूनों के अधिकारों, अपनी क्षमता के बल पर आप किसी भी राष्ट्र के जो भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्डर्स हैं उनको आप कैप्चर कर सकते हैं। मतलब ये तो आपके हाथ में है कि आपने वो मुल्क कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क की अदालतों ने ये फरमान जारी किए थे। तो अगर पूरा वर्ल्ड का ऑर्डर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के डिक्रीज़ पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलेगा तो ग्लोबल ऑर्डर का क्या? एक बात आप हमेशा समझिए कि कोई भी समाज या कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर आपके घर की फैमिली ही में सारी चीज़ें प्रोडक्टिवली तब तक हो सकती हैं जब तक लायबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स इंश्योर किए गए हों। जब तक ड्यूटीज़ इंश्योर ना की जाएं, राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब इंश्योर ना किया गया हो, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, जब तक ये ना हो तो फिर क्या है? जंगल राज। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो माइटी है वो रूल करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल ऑर्डर बना है जिसके लिए कई इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्टेंस में आई थी। जैसे इकोनॉमी के क्षेत्र में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अस्तित्व में आया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आई, जैसे वर्ल्ड बैंक। इसी तरह से सेहत के क्षेत्र में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रोल प्ले किया। ये तमाम संस्थाओं का संबंध यूनाइटेड नेशन से रहा। यूनाइटेड नेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह अस्तित्व में आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए और जंगों से बचने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कैरेक्टर के क्राइम को डील करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई। ये तमाम तरह की संस्थाएं, अगर आप देखें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना, तमाम इस तरह की संस्थाएं क्यों बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दी जा सके। इसे आप इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। इस इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं, चीज़ें रिटन हैं। इन रिटन चीज़ें, इन प्रिस्क्राइब्ड चीज़ों के मुताबिक ही मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ डील्स करते हैं, बातचीत करते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं और व्यवहार होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमाओं में रह करके ही आपको काम करना पड़ता है। जैसे आप सागरों का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, सागर के पानियों का, उसके तल का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ सी, अनक्लॉज भी आप उसे कहते हैं। आप इसको मानते हैं और इसी के मुताबिक काम करते हैं। इसी के तहत टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीज़ें, हाई सीज़, ऐसी शब्दावलियाँ बनाई हैं और आप सबके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं कि आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या अधिकार रखते हैं, हाई सी में आपका क्या अधिकार है, टेरिटोरियल सी में आपका क्या राइट है, कहाँ से कहाँ तक टेरिटोरियल सी होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट्स कहाँ तक होंगी, और इसको लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, ग्रीवांसेस कहाँ पे पुटअप करने हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की गारंटी में इंदस वाटर ट्रीटी साइन हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं बनाई गई, उन संस्थाओं के नियम और कानून बनाए गए, ट्रीटीज़ कंक्लूड की गई, ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश, एक ऑर्डर प्रिवेल हुआ।
और उसी ऑर्डर के तहत इस समय उस ऑर्डर को फॉलो करने वाले जो एंटिटीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स को हम स्टेट कहते हैं, स्टेट यहाँ पर सिंपली कंट्रीज़ या नेशन से समझ लीजिए आप। सो द स्टेट्स आर पर्टिकुलरली द यूनिट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द यूनिट्स टू फॉलो दैट ऑर्डर। जैसे एक राष्ट्र में रहते हुए उस राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें वहाँ के कानून मानने हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनिट्स हैं वो स्टेट्स हैं, इनको उन नियमों को मानना होता है और उसके मुताबिक सारा कामकाज होता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक उदाहरण के तौर पर स्थापित हो गया। आपने वेनेजुएला में एंट्री ली और ये काम किया, क्या कल को कौन सी ऐसी मॉरल ग्राउंड आपके पास बची, ऐसी नैतिकता क्या बच गई अब जिसके आधार पर आप चीन को ताइवान के साथ ऐसा करने से रोकेंगे? अब आपके पास ऐसी मॉरल ग्राउंड कहाँ बची कि आप रशिया को यूक्रेन के साथ ऐसा करने से रोकेंगे? या कहाँ है ऐसी कोई मॉरल ग्राउंड कि आप सऊदी अरेबिया को यमन के साथ ऐसा करने से रोक सकते हैं? मतलब दुनिया भर में अब इस चीज़ को रोकने के लिए मॉरलिटी कहाँ गई, मॉरल ग्राउंड कहाँ रहेंगी? ये एक चीज़। दूसरी चीज़, उदाहरण के रूप में ये स्थापित हो चुका है। अगर इस विचार पर बात की जाए कि अमेरिका ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया, उदाहरण के तौर पर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोस्टल लाइंस हैं, वहाँ पर जो भी रिफाइनरीज़ बनाई गई हैं, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो रिफाइनरीज़ स्पेसिफ़िकली वेनेजुएला के और इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनसे डील करने के लिए, उन्हें रिफ़ाइन करने के लिए बनाई गई थी। उसका कारण है वेनेजुएलन ऑयल जो है वो बहुत ही हार्ड है, मतलब उसे रिफ़ाइन करने के लिए वो सो कॉल्ड रिफाइनरीज़ काम नहीं कर सकती जो बहुत ही स्वीट, प्योर और सिंपल ब्रेंट, जिसे हम ब्रेंट ऑयल कहते हैं, जो नॉर्मली सऊदी अरेबिया में मिल रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ में मिल रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि वो बहुत ही सरल तरीके का, बहुत ही नरम, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिलने वाला ऑयल होता है। क्रूड जो है, दैट क्रूड इज़ कॉल्ड ब्रंट। तो ब्रंट जो है उसे रिफ़ाइन करना बहुत आसान है, उसमें चीज़ें मिक्सिंग उतनी नहीं होती, उसमें सल्फ़र का कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन वेनेजुएलन ऑयल उसके मुकाबले, मतलब आप ब्रेंट को समझ लीजिए बिल्कुल गोल्डनिश और वेनेजुएलन को मत समझ लीजिए एकदम डार्क ब्लैक। ये जो ऑयल है इसमें इस तरह की चीज़ें मिक्स हैं, ये हार्ड है, ये हैवी है, इसे डील करने के लिए रिफाइनरीज़ के प्लांट्स भी इसी तरह के लगाने पड़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि हमने ये बात जिक्र की थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले आप सब जानते हैं कि कॉलोनियल कंट्रोल्स वर देयर, और हमने ये जाना था कि स्पेनिश कॉलोनियल कंट्रोल वाज देयर। मतलब अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो कॉलोनियल पावर्स वर कंट्रोलिंग पर्टिकुलरली दिस एरिया एंड मेनली दोज कॉलोनियल पावर्स वर यूरोपियन, और हमने उनमें से कंट्री का नाम स्पेन पढ़ा भी था, जाना था कल के लेक्चर में, पार्ट 1 में। आप देखिए कि 20th सेंचुरी में ये नुहार बदल जाएगी, अमेरिका इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अब डोमिनेट करेगा। आप सब जानते हैं कि 1776 में अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका ने अपना संविधान स्थापित कर लिया। उसके बाद ये वो 1776 था जब अमेरिका ने अपने ही वो लोग जो कि यूरोप से आए थे, जिन्हीं के ये बच्चे हैं, जिन्हीं के ये भाई बंधु हैं, जिनको इन्होंने कहा कि अब हम आपसे ही आज़ाद हैं, अब आप यहाँ से चलिए, अब आप ब्रिटेन चलिए, अब आप फ्रांस चलिए, अब आप स्पेन जाइए, चलिए वापस, अब हम यहाँ रहेंगे। तो उसके बाद अमेरिका के फरमान क्या थे कि अब तक की कॉलोनियल पावर बैक ऑफ, चलिए आप इस स्फीयर में एंटर नहीं करेंगे, दिस इज़ द वन थिंग। और फिर अमेरिका ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, और कहाँ स्टार्ट किया? इसी लैटिन अमेरिकन क्षेत्र में उसका एक्सपेंशन बिगिन हुआ, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे ये रिसोर्सेज पहले कॉलोनियल पावर के पास और बाद में अमेरिका के पास आ जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक्सपेंशन शुरू हुआ विचारधारा का, रशिया और चीन का, द सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। अमेरिका ने उन्हें भी क्या कहा? बैक ऑफ, चलिए निकलिए यहाँ से, मैं यहाँ पर रहूँगा, दिस इज़ माई स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब अगर आप एक इतिहास को देखें तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अमेरिकी कंपनियों का, अमेरिकी सरकारों का एक प्रभाव रहा, उनका कंट्रोल रहा। उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर उसी तरह के अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही डेवलप किया गया जैसे कि रिफाइनरीज। लेकिन होने क्या लगा,
आपने देखा 1960-70 के दशक में धीरे धीरे वहाँ पे रिजिम्स चेंज होने लगे, सोशलिस्ट पावर्स कंट्रोल में आने लगी। उन्होंने धीरे धीरे रिसोर्सेज और माइनिंग्स रिजर्व्स को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमेरिकी कंपनीज़ को वहाँ से जाना पड़ा, धीरे दबाव बनाया गया, चीज़ें की गई, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाए गए, अमेरिकन कंपनीज़ के थोड़े स्टेक रिटेन किए गए, लेकिन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ख़त्म हुआ। इसी चीज़ को 1999 में ह्यूगो सावेज ने आने के बाद 2003 में पूरी तरह से ख़त्म करके एब्सोल्यूट नेशनलाइजेशन कर दिया, जब इन रिफाइनरीज़ का, इन रिसोर्सेज का। और 2004-05 से फिर वेनेजुएला पे एम्बार्गोज लगे हैं, सैंक्शंस लगी हैं, कारण कई दिए गए, वो पिछले लेक्चर में बताया गया है। तो अब जिनको ध्यान में रख के आपने रिफाइनरीज बनाई हैं, वहाँ से ऑयल मिल नहीं रहा है आपको, ये पहली बात। दूसरी बात, आपके वहाँ पर जितना भी शेल ऑयल है वो इस ऑयल की जगह ले नहीं सकता। सबसे पहली बात, जब तक आप उसे प्रोसेसिंग हाई लेवल पे नहीं करते, जब तक आप उसे रीइंफोर्स नहीं करते, उसमें कई चीज़ें डालने के बाद जब तक आप उसे स्ट्रेंथन नहीं करते, वो ऑयल इसकी क्वालिटी के लेवल पे कभी आ नहीं सकता। इसको रिफाइन करने के लिए चाहिए, अब इसकी उसकी कहना अच्छा नहीं है। अमेरिकन शेल ऑयल बहुतायत मात्रा में, आपको पता होना चाहिए कि क्रूड की प्रोडक्शन में अमेरिका वर्ल्ड में टॉप है। रिजर्व्स एक चीज़ होती है, प्रोडक्शन एक चीज़ होती है। अमेरिका इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड, वो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि दुनिया भर में जो चीज़ें क्रूड आता है उसके पास जाता है, वो रिफाइन करता है और दुनिया भर को देता है, और फिर उसके जो बचने वाली चीज़ें हैं पेट्रोकेमिकल्स, वो भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। तो ये एक चीज़ है। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिका का ब्रेंट मुकाबला नहीं कर पाएगा, मतलब अमेरिका का शेल ऑयल, सॉरी ब्रेंट कह दिया, शेल ऑयल मुकाबला नहीं कर पाएगा इस क्रूड का जो वेनेजुएलन है, पर्टिकुलरली ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ जो क्रूड है। अमेरिका की रिफाइनरी इसलिए उसको डील करने के लिए बनी कि पैसा चोखा कमाएंगे, वो हाथ लगना बंद हो गया, अब लगेगा। और ये उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम कंट्रोल करेंगे वेनेजुएला को जब तक कि यहाँ पर पीसफुल तरीके से, जुडिशियस तरीके से हम ट्रांजिशन ना कर दें, पावर ना दूसरों को दे दें। अब वो जुडिशियस, और वो बाद में कहा कि दैट शुड बी जुडिशियस। अब वो कब जुडिशियस होता है, कैसा होता है, वो तो देखने वाली चीज़ है। फिर भी अमेरिकन कंपनी अब वहाँ के ऑयल को कंट्रोल करेंगी। अगर वो आता है अमेरिका के पास और उसे अमेरिका रिफाइन करता है, तो एक तो वो मात्रा में, आपको पता है दुनिया में लार्जेस्ट रिजर्व्स, अभी तक के प्रूवन रिजर्व्स में वो लार्जेस्ट रिजर्व है। अमेरिका दुनिया के एनर्जी सेक्टर को भरपूर नियंत्रण में ले सकता है, मतलब दुनिया के कई मुल्कों की एनर्जी की ज़रूरतें अमेरिका के वाया तय होंगी। ये पहली चीज़, अमेरिका खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट हैविली फुलफ़िल हो जाएंगी। अमेरिका क्रूड की कीमतों में बदलाव ला सकता है बड़े स्तर पर। अमेरिका, वो जो मुल्क इस बात का तर्क अगर कोई देते हैं कि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं क्योंकि सस्ता भी आता है, अमेरिका इस सस्ते रशियन ऑयल का मैजिक ख़त्म कर सकता है। और वो अगर वाकई सिंपली यही इकोनॉमिक रीज़न है, तो वो उनके सामने अल्टरनेटिव रख सकता है कि उससे 1 रुपया सस्ता उठाओ, चलो अच्छी क्वालिटी, रुपया सस्ता उठाइए। दिस इज़ द वन थिंग। सो the control of Venezuela will give energy security, will give control on the energy market as well, and this energy will give enormous wealth. This energy will give enormous wealth, and that wealth will empower enormously in context of defense preparedness. आपके पास जितनी वेल्थ क्रिएट होती है, आप अपने कर्जे दे सकते हैं, जो कि बहुत हैं इस समय। अमेरिका की जीडीपी का अगर आप जीडीपी टू डेट रेशो देखें, अमेरिका हैविली डेट में है इस समय। आप अपने डेट्स को फुलफ़िल कर पाएंगे। उन डेट्स की सर्विसिंग के लिए जो आप इतना इंटरेस्ट देते हैं, वो प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ होगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन इन्हांस होगी, मार्केट्स ग्लोबली दोबारा से पेनेट्रेट हो जाएंगी अमेरिकन प्रोडक्ट से। ये पहली चीज़। दूसरी बड़ी चीज़, आपके पास यही जो एनर्जी सेक्टर से पैसा आने वाला है, उस और आपकी जो जीडीपी में सुधार आएगा, उससे आने वाले पैसे से आप डिफेंस वाइज और स्ट्रेंथन होंगे। आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके इनोवेशंस करेंगे, बेहतर लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स लेकर के आएंगे, और आप अपनी आर्मीज़ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इससे आपकी लेवरेजिंग पावर और स्ट्रांग हो जाएगी, ग्लोबल पॉलिसीज़ को, ग्लोबल डायनामिक्स को अपनी इच्छा के मुताबिक सेटल करने की। मतलब आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, अपने कंपटीटर्स को ख़त्म कर, मतलब कि साइड लाइन करने के लिए। जैसे उदाहरण है, आपके पास पैसा होगा तो आप चीन की लोन बांटने वाली
उस प्रक्रिया को पीछे ढकेल सकते हैं, क्योंकि वो उसी प्रक्रिया के वाया तेज़ी से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आपके पास एनर्जी है, आप एनर्जी के वाया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की मार्केट पेनिट्रेट कर जाएंगे, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बेहतर रोल प्ले करेंगे। तीसरी चीज़, आपके पास खुद के पास बेअंत पैसा है, आप अपनी डिफेंस डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं, सारी संस्थाओं में आपकी भूमिका ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ग्लोबल ऑर्डर को रीइस्टेब्लिश करने में आपकी भूमिका ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और शक्तिशाली के साथ कोई अलायंस क्यों ना करना चाहेगा। तो एक तरह से ये रीअलाइनमेंट होगा कि मुल्क तेज़ी से अमेरिका की तरफ आने लगेंगे, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका को महसूस हुआ कि उससे दूर जाना शुरू हो गए थे। दुनिया को पावर सेंटर्स कहीं और भी दिखने लगे थे। लोग बाग ये बात करने लगे थे कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है। अब वो अमेरिका की तरफ पलड़ा झुका हुआ नहीं है, कहीं और झुक रहा है। अमेरिका ये कहता है ऐसा नहीं होगा। अभी कल का फैसला बताता हूँ, अमेरिका ने ग्लोबल 66 इंस्टीट्यूशन से अपने आप को अलग कर लिया, अपना नाम काट लिया। उनमें से अप्रॉक्स 33 इंस्टीट्यूशंस यूएन बेस्ड हैं। वो ये कहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा यूज़लेसली यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। यही पैसा अमेरिका अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपने डेट कंटेन करने के लिए यूज़ करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दिस इज़ व्हाट द एस्पेक्ट इज़। बट क्या ये प्रेसिडेंस सेटल करना ठीक है? क्या ये उदाहरण स्थापित करना ठीक है? क्योंकि इस तरह से चिप टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, जो कि ग्लोबली फ्यूचर इकोनॉमी को कंट्रोल करती है चीज़, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवीज़ हैं, और चाहे ही वो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कोई भी चीज़ है, चाहे वो आने वाले समय की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारी चीज़ें चिप बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ पे और इनसे एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं। इनमें इस समय एक इम्पॉर्टेंट भूमिका कौन निभा रहा है? ताइवान। तो फिर ग्लोबली इस रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए चीन ताइवान को कंट्रोल कर सकता है, और इसके लिए चीन वार गेमिंग कर भी रहा है ताइवान के बॉर्डर पे। वो कर भी रहा है, वो ऐसा बताता है, चीन के द्वारा ये एडमिट किया गया है कि जो चाइनीज़ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी डीकैप्टिवेटिंग प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, मतलब उनके रेप्लिकास क्रिएट की जा रहे हैं चाइनीज़ मिलिट्री ग्राउंड्स में, और ये प्रैक्टिस की जा रही है कि कैसे इसे स्टडी करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है। ग्लोबली ये चीज़ें चल रही हैं। फिर ठीक इसी तरह से अगर हम यूरोपीय क्षेत्रों में देखें तो दैट इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइन एसोसिएटेड विद द मेडिटेरेनियन सी एंटरिंग इनटू द ब्लैक सी। सो उस ब्लैक सी रीजन को कंट्रोल करना, रिसोर्स रिच एरिया को कंट्रोल करना, और यूरोपियन कंट्रीज़ के और कंट्रोल आके डोमिनेट करना, तो फिर इस चीज़ को दिमाग में रखे रशिया तो यूक्रेन को कंट्रोल कर लेगा। फिर अमेरिका और इज़राइल की मदद से, टेक्निकली अमेरिका की मदद से, उसका लॉन्ग टर्म पार्टनर सऊदी अरेबिया रेड सी और बब अल मंदेब की इस इम्पॉर्टेंट हैवी ट्रैफिक लाइन, स्विस कनाल एरिया की लाइन को कंट्रोल करने के लिए तो फिर यमन पे कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसा भी है कि क्या ये कोई साइलेंट आपसी सहमति है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए कि वेनेजुएला के दो बड़े मित्र रशिया और चीन ने क्या कदम उठाया, क्या ये संभव था कि अमेरिका के किसी बेहतर अलाय या किसी बेहतर मित्र के साथ ऐसा कोई काम रशिया या चीन करता तो वो इतनी सहजता से कर पाता? उदाहरण ज़ेलेंस्की का है। अगर यूक्रेन इतने वर्षों से विथस्टैंड कर पा रहा है रशिया के साथ युद्ध को, नाटो ने सीधा समर्थन नहीं दिया, पर यूरोप के किस मुल्क ने और अमेरिका ने किस मैनर में समर्थन नहीं किया? आप मुझे बताएं। रशिया कई बार ये कह चुका है कि यूरोप ने बेअंत पैमाने पर समर्थन दिया है यूक्रेन को और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और तो ये चल भी रही है चीज़। तो कुल मिलाकर के ऐसा भी प्रेसिडेंट तो नहीं सेटल किया जा रहा कि जैसे कोई साइलेंट सहमति सी है कि अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सेटल किए जा रहे हैं। तो क्या हम दोबारा से उन्हीं दौर में वापस जा रहे हैं जो कॉलोनियलिज्म का फेज़ था, कि आप अपनी मिलिट्रीज़ को स्ट्रेंथन करें, आप आपस में पूरे वर्ल्ड को पार्सल आउट कर लें? अगर आप गौर से सोचें तो कॉलोनियल वर्ल्ड के दौरान कॉलोनियल पावर्स ने क्या किया था? पूरे वर्ल्ड को आपस में जंग नहीं तो ट्रीटीज़ की, शांति की, पेरिस की पीस संधि, और क्या किया? पूरे ग्लोब को पार्सल आउट कर लिया, टुकड़ों में आपस में बांट लिया। यही था ना। लेकिन उन मुल्कों के लोगों की अपने भविष्य को लेकर के, उनकी अपनी पहचान, उनकी अस्मिता को लेकर के, उनकी संप्रभुता को लेकर के
जो उनकी अपने निर्णय लेने की क्षमता थी उसका क्या हुआ था। यही आज की कहानी है। देखिए एक बात है, एक सवाल खड़ा होता है कि ये बात तय है, अगर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने भी अमेरिका के इस एक्ट का विरोध किया है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कई कंट्रीज़ ने अमेरिका के इस एक्ट का विरोध किया है, किसी ने भी सही मायने में, अगर आप इन रिपोर्ट्स को देखें तो किसी ने भी निकोलस मदुरो का समर्थन नहीं किया है। मतलब बाय एंड लार्ज ये बात इस्टेब्लिश थी, निकोलस मदुरो ने इलेक्शंस रिग किए हैं और चुनावों में धांधलियाँ की हैं और वह बतौर शासक और लीडर ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसी एक मुल्क में अगर आंतरिक तौर पर कोई लीडर ठीक नहीं चल रहा है, या सरकार में डिस्क्रिपेंसीज हैं, या वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं चल रही है, ये आधार कैसे बनता है कि उस मुल्क पे वर्चुअल कंट्रोल कर लिया जाए, इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया जाए। ये तो उस मुल्क का काफ़ी हद तक इंटरनल मैटर ही है। ये तो इंटरनल मैटर है। दिस इज़ व्हाट द आइडिया ऑफ इंटरनल मैटर इज़। तो और दूसरी बात, कई बार ये ऑब्जेक्शन भी जताई जाती है कि क्या अमेरिका की इंटेंशन जेन्युइनली वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है। अगर ऐसा है तो अमेरिका ने अपने पहले ही बयान में ये कह दिया कि मचाडो को, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो कि डेमोक्रेसी कंटेस्ट कर रही हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए कंटेस्ट कर रही हैं, अमेरिका ने पहले ही बयान कह दिया कि मचाडो को जनता समर्थन प्राप्त नहीं है तो उन्हें नहीं बैठा सकते। उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, उन्हें नहीं बैठा सकते। सोचने की बात है, विचार करिए। अभी अभी उन्हें पीस प्राइज़ मिला है। किसी समय में आंग सान सू की को भी ऐसा ही मिला था म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में, और बाद में वो सत्ता में भी आई, वो सरकार में भी रही। अमेरिका का ये कहना कि मचाडो को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं, तो मचाडो का तो कट कर दिया, पेज ही खत्म। मतलब आगे भविष्य में वेनेजुएला की आर्थिक प्रगति होती होगी कि नहीं, वो एक मैटर ऑफ डिबेट है। थोड़ी देर के लिए आर्थिक प्रगति मानी होगी, ज़्यादा बैरल पर डे प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, जैसा कि हमने कहा कि अभी 8 to 9 लाख बैरल पर डे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कैपेसिटी है कि आराम से 25 to 30 बैरल्स पर डे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। 303 बिलियन बैरल्स का तो रिजर्व्स ही हैं उनके पास, ये वो कर सकते हैं, ऐसा माना गया। मान लीजिए जब ये प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होने लग जाएगी, बेटर इंटीग्रेट होगा वेनेजुएला अमेरिकन इकोनॉमी के साथ, सैंक्शंस और एम्बार्गोस खत्म होने की वजह से यूरोपियन, एशियन और अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आएंगी, वापस से बैंकिंग चैनल्स, वापस से इंश्योरेंस कंपनीज, वापस से शिपिंग लाइंस, वापस से कम्युनिकेशन के चैनल्स उनके लिए ओपन होंगे। जब ऐसा कुछ होता है तो फैसिलिटेटिंग एटमॉस्फेयर खुद ही रीइंस्टेट हो जाता है और निवेशक आ जाते हैं, टूरिज़्म ग्रो करेगा, होटेलियर्स वहाँ पर आएंगे, ये सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो होंगी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स के रूप में इंक्रीज़ होगा, कंस्ट्रक्शन, सिविल्स, ये सारे क्षेत्र बढ़ेंगे, तो आर्थिक विकास तो होगा, अर्थव्यवस्था को तो बल मिलेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सवाल ये है कि ये सही मायने में पूरी तरह से वेनेजुएलन के हित में होगा। अब आगे जो भी होगा उसमें प्राइमरी अमेरिका का हित होगा, मतलब वेनेजुएला का विकास होगा, बट वो एक बाय प्रोडक्ट है। प्राइमरली उसे जो इंटरेस्ट सर्व करना होगा, प्राइमरली उसकी इकोनॉमिक ट्यूनिंग, उसकी सोशल ट्यूनिंग, उसकी पॉलिटिकल ट्यूनिंग जो की जाएगी, उस ट्यूनिंग का एजेंडा वही म्यूज़िक प्ले करना है जो म्यूज़िक अमेरिका के कानों को सहज लगता है। हाँ, वो ट्यून उन्हें भी नाचने के लिए आनंद दे रही है, ठीक है, तो वो भी नाच लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या ये संप्रभुता वापस मिलने जैसा है, क्या ये लोकतंत्र स्थापित होने जैसा है, क्या ये चीज़ें आगे जा कर के बिगड़ेंगी नहीं, क्या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के इंटरेस्ट अगर फर्दर हैम्पर होंगे, और तो क्या उसको जब समाज चुनौतियाँ देगा तो क्या फिर जिनका बल वहाँ पर अब चल रहा है वह बलपूर्वक तरीके से वापस से उन विचारों को दमन नहीं करेंगे? क्या वो तेज़ी से रिजिम्स चेंज नहीं करेंगे? जो कोई भी रिजिम अगर सही मायने में कंपनीज ऐसा करती हैं तो जनता इनका विरोध करेंगी। जो कोई भी पॉलिटिकल क्लास उन जनता के साथ खड़ी होगी तो क्या उन्हें सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कह के ख़त्म ना कर दिया जाएगा? क्या तेज़ी से रिजिम्स नहीं बदलेंगे? अमेरिकन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं? क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इस चीज़ से नहीं जूझ रहा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट्स हैं बट एक्चुअली रिसोर्स कंट्रोल, गवर्नमेंट वर्किंग और पावर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल सही मायने में देखा जाए तो इनडायरेक्टली एमएनसीज़ के कंट्रोल में है, बड़े कार्टेल्स, बड़े इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में है। तो ये सवाल है। और दूसरी बात, क्या इतना सहज भी है साउथ अमेरिका में लोकतंत्र को स्थापित करके सही मायने में वहाँ पर विकास कर देना, निवेशकों को ले आना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेना, जीडीपी हासिल करना? क्योंकि
स्टेक्स कितने लोगों के हैं वहाँ पर किस किस तरह के एलिमेंट हैं। कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर हैं, कई तरह के गोरिल्लाज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कई तरह के डिसेंट्स वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो मैनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट वर देयर। ये सारे लोग कहाँ चले जाएंगे? आप इन्हें कैसे ख़त्म कर देंगे? दिस नॉट पॉसिबल। और क्या ये इतना सहज बनाएंगे आगे का रास्ता? वहाँ पर समय लगेगा, क्या पता ये दोबारा से संगठित हो। मतलब आप एक ही समय में कितने लोगों से निपटने वाले हैं? आपके सामने वर्ल्ड फेमस हाईली ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल्स हैं। आपको उन ट्रांसनेशनल कार्टेल से डील करना है जो कि सरकारों से तगड़े हैं, पहली बात। सेकंड, आपको इतने बड़े नार्को टेररिस्ट नेटवर्क से डील करना है, आपको गोरेलास से डील करना है, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस से डील करना है। ये सारे एंगल्स हैं जो आपको देखने हैं। तो एक संशय ये भी बताया गया है कि ये पिक्चर जितनी रोज़ी दिखाई जा रही है, ये जितना इजी बताया जा रहा है, इट इज़ नॉट दैट इजी। क्योंकि कोई भी जगह का एक बैलेंस बना होता है। भ्रष्टाचार ही है, इलेक्शंस रिग ही हो रहे हैं, लेकिन एक लाइजनिंग चल रही होती है उस लीडर की, एक स्थिर एक बैलेंस, एक संतुलन बना होता है, चीज़ें शांत होती हैं। जब आप उसको जड़ को वहाँ से उखाड़ के हटाते हैं, वो जो वैक्यूम है, बैलेंस बिगड़ता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कई स्टेक होल्डर आएंगे, अकेले आप नहीं हैं। ये भी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका वापस से उस बात में जाता है। 1823 में जेम्स मॉनरो के द्वारा ये कहा गया था कि कॉलोनियल पावर्स को बैक ऑफ करना है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पावर्स भी यहाँ से बैक ऑफ करेंगी, और असल में ये इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका का स्फेयर है, दिस वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इसी चीज़ को री एम्फेसाइज करने का काम आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि दिस इज़ द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। इसे ट्रंप कोरोलरी कहा गया है, और ये 2025 के उनके नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में साफ तौर पर लिखा था कि दैट दिस इज द ट्रम्प कॉरोलरी टू द मोनरो डॉक्ट्रिन, एंड द मोनरो डॉक्ट्रिन इज द यूएस फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट फ्रॉम 1823 बाय द प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो। ये उस समय की फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट हुआ करती थी। इज दैट क्लियर कि हमें एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। सवाल ये खड़ा होता है कि विश्व के स्तर पर ये सब इतनी आसानी से हो कैसे पा रहा है? यूनाइटेड नेशंस इन चीज़ों को कैसे कर रहा है, मतलब कैसे अनुमति दे रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने इस पर अपना बयान जारी किया, जिस पर उनका बहुत विरोध हो रहा है, और वो ये है कि अमेरिका को गैरकानूनी तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवाल ये है, तो उसी पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये काम फिर उन्हें कानूनी तरीके से करना चाहिए था। मतलब सवाल तो ये है कि सरकार कंट्रोल कैसे किया गया। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के का जो चार्टर है, उसका आर्टिकल 7 इस चीज़ की इस रूप में अनुमति नहीं देता। वो आपको स्पष्ट रूप में 2 शर्तें बताता है। वो ये कहता है, ये स्पष्ट रूप में कहा गया है कि आपके सामने ये शर्तें हैं। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथोराइज कर देती है, इफ़ यूनाइटेड नेशन विल ऑथोराइज, तो आप किसी राष्ट्र के अगेंस्ट ऐसा कदम उठा सकते हैं। ये पहली बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कदम उठा सकते हैं। एक, आपको अपने सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाना है, और अगर आप यूनाइटेड नेशंस ने ये ऑथराइज किया है तो आप ये कदम उठा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंस के मामले में भी साफ तौर पर यह बात कही गई है कि जब भी आपको ये लगे कि बहुत ही काइनेटिक लेवल का फिजिकल एक्शन आपके अगेंस्ट हो रहा है, इट शुड बी क्लियर कट वॉर टाइप थिंग, एंड दैट शुड बी वेरी काइनेटिक, वेरी फिजिकल, तब आप ये कदम उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये क्लियरली स्पेल्ट आउट है। अमेरिका का कहना यहाँ पर यह है कि ये एक तरह से हमारे अगेंस्ट वॉर ही थी। ज़बरदस्त तरीके से ये नार्को टेररिज्म था, भयंकर तरीके से हमारी डेमोग्राफी बदली जा रही है, अपने वहाँ से लोग हमारे यहाँ भेजे जा रहे हैं, वेपन्स भेजे जा रहे हैं, रोज़ ऑयल टैंकरों में दबा करके माइग्रेंट्स आ रहे हैं, कोकेन आ रही है, और हमारे मुल्क को धीरे धीरे खोखला करके भीतर से तबाह किया जा रहा है। हम इसे जंग क्यों ना माने? ये हमारी जंग है अगेंस्ट द नारकोटिक्स, ये हमारी जंग है अगेंस्ट द ड्रग्स, अगेंस्ट द वेपन्स, अगेंस्ट द माइग्रेशंस। तो दिस इज़ आर क्लियर कट वॉर अगेंस्ट दैट, और हम उसके लिए ये काम करते हैं। और पहली बात, हम यूनाइटेड नेशंस की किसी ऑब्लिगेशन के अधीन इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारी मिलिट्री ने किसी तरह की कोई वॉर डिक्लेयर नहीं की। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अपने द्वारा एक व्यक्ति को समन किया है। वो व्यक्ति अब बाई चांस वेनेजुला में बैठा हुआ है, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारे कानून के अंदर ये बात लिखी गई है
कि किसी तरह से भी ट्रायल फेस कराएगी, और वो थोड़ा दूर बैठा है वेनेजुला में, तो हमारी मिलिट्री जस्ट फॉर दैट, किसी का बाल बांका नहीं करने गई, कोई बम गोले फोड़ने नहीं गई। वहां पहुंचने से पहले हम लोग उस शहर की काराकास राजधानी हमने वहां की बत्ती गुल कर दी, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी हमारे बत्ती बंद हो गई थी, आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम डार्कनेस था, लाइट पहले ही गई चली गई। उनके पास टेक्नोलॉजी, ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड बोला वी हैव टेक्नोलॉजी ऑफ दैट सॉर्ट, हम कर सकते हैं, तो वो उन्होंने कर दी। और उसके बाद वो वहाँ घुसे, कहते कोई बाल बांका नहीं किया, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा जिसको क्रिमिनल माना गया था वो उसे हम लेके आए हैं, और मिलिट्री ने इसको सपोर्ट किया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करने के लिए उन क्रिमिनल्स को भी पकड़ना है जो क्रिमिनल्स दूर बैठ के हमारे देश की संप्रभुता को आघात पहुंचा रहे हैं, जो क्रिमिनल यहाँ क्राइम करके कहीं भाग गए हैं। आपको पता होना चाहिए तमाम मुल्क अपने कानूनों में ये बदलाव कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले भारत ने यूएपीए में ये संशोधन किया था, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसे ये कहा गया कि अगर भारत के खिलाफ कहीं पर भी बैठ करके किसी भी तरह की साजिश रची जा रही है, या कोई क्राइम किया जा रहा है, या कोई कॉन्स्पिरेसी है, या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी चीज़ है, तो इसके जुरिस्डिक्शन को हम एक्सटेंड करते हैं ओवरसीज़। ये वहाँ भी जाके एक्शन, मतलब बरामद करने का, कहीं भी जाके ट्रायल में लाने का। तो मतलब मान लीजिए कि भारतीय अदालतें किसी खिलाफ का समन जारी करती हैं, ऐसे में हमारी जो एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो कानून इन्फोर्स करने वाली संस्थाओं को वो लोग बरामद करके दें, अगर कानूनों में नहीं लिखा होगा कि वो टेरिटरी के बियॉन्ड जाके कर सकते, तो वो तो फिर लीगली ही लिमिटेड है। तो इसलिए कई लोगों के दिमाग में तब आया भी था कि दूसरे मुल्क में आदमी बैठा है आपके खिलाफ क्राइम कर रहा है, आप अपनी कंट्री की संस्थाओं के कानूनों में बदलाव करके उन्हें वहाँ भी जाके ऑपरेशन करने का अधिकार दे रहे हैं। इससे होगा क्या? मतलब इससे वही होगा, करके दिखा दिया है ट्रंप ने। बस कानून बनाने के बाद अब क्षमता ले आओ, क्षमता ले आओ, फिर हो गया। क्षमता है लेकिन कानून नहीं है, तो रुकेंगे, फंसेंगे कि नहीं? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट का हेड जो है, वो कोई एक्ट कर रहा है, वो पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं कर रहा है, वो बाय द डिंट ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय द स्टेट, इट इज अ लेजिटिमेट अथॉरिटी ना। वो उस अथॉरिटी, उस पावर, उस सत्ता की शक्ति के तहत ये कर रहा है। तो सत्ता की शक्ति के तहत शक्ति का इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो तो कानूनी तरीके से मिलता है। कानून ही नहीं है लेकिन आपके पास ताकत है, क्षमता है, कमांडर आपके कह रहे हैं कि आज इशारा करो तो शामी चक लिए, ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन ये तो एक्ट ऑफ अमेरिका होना चाहिए ना। इसका ओनस तो अमेरिका पे आता है ना। आज ये तो नहीं कहा जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मदुरो को ले गए, अमेरिका ने ये एक्शन किया है, ये स्टेट ऑफ अमेरिका का एक्ट है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक हाउस है, उसका काम है ये। तो ऐसे में वो बिना कानून के तो नहीं हो सकता, तो पहले कानून बनाना जरूरी है। तो अमेरिका में कानून है, ओके, और फिर उस कानून के तहत एजेंसीज को एम्पावर करना जरूरी है कि ये आपकी शक्तियां हैं, उनका जुरिस्डिक्शन एक्सपेंड करना पड़ता है। फिर कैपेबिलिटी लेके आओ, कानून लाओ, जुरिस्डिक्शन बढ़ाओ और क्षमता लाओ, फिर हो जाता है। पर हो जाना चाहिए कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमाएं कहाँ रुकती हैं फिर? मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमाएं कहाँ पर रुकती हैं? तो वही सवाल पूछा जा रहा है। पर इसमें अगर आपको हिस्ट्री में जाके देखना है तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इराक के अगेंस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिका ने कार्रवाई की थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने तो वो कार्रवाई कर ली थी, वो तो कार्रवाई आरंभ हो गई थी, बाद में जाके यूनाइटेड नेशन से उसे ऑथराइज कराया गया। कार्रवाई तो हो चुकी थी, ऑथराइजेशन तो फिर बाद में आई है, पहले तो नहीं आई, पहले कार्रवाई की गई है। इसी तरह की सिमिलर कार्रवाइयाँ मुअम्मर गद्दाफी पे की गई हैं लीबिया में। मतलब अगर आप गौर फरमाएं तो इराक में सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ और लीबिया में गद्दाफी के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, और हर मौके पे तर्क अलग अलग मिलेंगे। जैसे इस मौके पर तर्क ये मिल रहा है कि राजनीतिक विरोध करने वालों को मारा और कुचला जा रहा है, तर्क ये मिल रहा है कि नार्को टेररिज्म को बढ़ाया जा रहा है, तर्क ये है कि वेपन्स को मोबिलाइज, ट्रैफिक किया जा रहा है अमेरिका में, तर्क ये है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तर्क ये है कि पीसफुल डिसेंट को सप्रेस किया जा रहा है। ऐसे ही तर्क लीबिया के केस में दिए गए थे, ऐसे ही तर्क वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ग्लोबल सोसाइटी को खतरा है, ग्लोबल जो पीस है, शांति है, उसे खतरा है, मानवता को खतरा है, मानवता को बचाने के लिए महामानव को आना होगा, तो वो आ जाता है। ये कहानी है। अगली मानवता को बचाना है, खतरा है, यही चीज़ें
इस बार भी रिपीट हो रही हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट की जा रही है। यही तर्क हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? तो लोकतंत्र स्थापित करना है। अगर आप पिछले 4 दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट के बयान सुने तो आपको स्पष्ट रूप में ये एस्टेब्लिश होता है कि उन्होंने बहुत फर्मली ईरान को ये स्टेटमेंट जारी की है कि आपके यहाँ पर जो शांतिमय विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, अगर आपने उन लोगों के विरोध का दमन किया तो मुझे आना पड़ेगा। देखिए, बिना क्षमता के और बिना कानूनी अधिकार के आप ये कह नहीं सकते। पहला तो अमेरिकी कानून अमेरिकी संस्थाओं को ये शक्ति देता है, और दूसरा अमेरिकी संस्थाओं में शक्ति है, वो कहते हैं। तो उनका ये स्पष्ट जवाब था ईरान को कि अगर आपने निर्दोष लोगों को, शांतिमय ढंग से विरोध कर रहे लोगों को, अगर आप ये बुनियादी अधिकार तक नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि आपकी पुरानी आदत है कि आप शक्ति के बल के आधार पर दमन करते हैं, इस बार नहीं होने दूंगा। मैं आऊँगा उनकी सुरक्षा के लिए, और अब ध्यान रखना कि मुझे बुलाना है कि नहीं। ईरान ने तभी जवाब दिया कि ये किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को आघात पहुंचाने जैसा है, ये उसे राजनीतिक रूप में अस्थिर करने जैसा है। ये अगर होता है तो ये जिम्मेदारी फिर अमेरिका पे होगी कि उसने इस पूरे क्षेत्र के संतुलन को बिगाड़ दिया है। फिर अगर बिगड़ेगा तो पूरे क्षेत्र का संतुलन बिगड़ेगा, और वो आप जानते ही हैं कि संतुलन बिगड़ने से उनका मतलब क्या था कि फिर खेमेबाजी होगी, फिर ईरान रशिया के साथ जा सकता है, ईरान अपने हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है, फिर इस क्षेत्र की अस्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि फिर जो अमेरिकन अलायंसेस हैं उसी रीजन में उनको अमेरिका के साथ आना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट कि अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी आप नहीं चाहते हैं एक व्यापक स्तर पर, तो आप ऐसे बयानबाजियां बंद करिए, इसके परिणाम घातक होंगे। ईरान बो डाउन नहीं करता, और ईरान के आंतरिक मामले हैं, ईरान खुद सुलझा लेगा। तो कई लोग ये कहते हैं, देखिए आरोप लगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरोप हैं, आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि अमेरिका एफर्ट्स करते रहता है। जैसा आरोप है कि बांग्लादेश में जो केयर टेकर सरकार बनी है और जो चीफ एडवाइज़र हैं, उसमें भी अमेरिकन एजेंसीज़ ने रोल प्ले किया हो सकता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक ऐसा ही नेपाल के केस में जो अभी जेनजी के नाम से जो प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर कहा जाता है कि आज वहाँ पे भी देखें तो आप केयर टेकर टाइप सरकार है, उसमें भी कहा जाता है कि ऐसी भूमिका अमेरिका की निकल सकती है। ये तर्क है। ठीक आप म्यांमार में देखें तो लंबे समय से क्राइसिस है, क्लियर ही नहीं हो रहा कि सरकार है कि नहीं है, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। थोड़े समय पहले आप देखें तो श्रीलंका के हालात, और अब आपके सामने उदाहरण वेनेजुएला का खड़ा है। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है आप इसे देखें। एक दौर हुआ करता था जब ये माना जाता था कि ग्लोबली सभी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब पीसफुली म्यूचुअली कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांत को माना जाएगा। उन कंट्रीज़ की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, उनको रिस्पेक्ट अकॉर्ड की जाएगी, और कोई भी शक्तिशाली मुल्क या मुल्कों का संगठन किसी भी मुल्क की संप्रभुता के खिलाफ हुए आघात को टालने, रोकने और उसकी सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। इस चीज़ में धीरे धीरे छेद हुआ, ये कमज़ोर हुई, और उसके नतीजे आपने देखने शुरू किए। पिछले लंबे समय से वो दिख रहा है, और इसमें पहला बहुत ही वोकल ओपन बड़ा एक्ट जो हो रहा है वो रशिया यूक्रेन का है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर बात को समझना होगा। आपको पीछे जाना पड़ेगा 2011 के बाद के माहौल को। अरब स्प्रिंग जब आई, अफ्रीकन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ आप उन्हें कहिए, तो उस दौरान आप देखिए तब से लेकर के सीरिया में क्राइसिस रहा। आपने देखा एक लंबा क्राइसिस वहाँ पर चला। इज़राइल के स्टेक्स वहाँ रहे, तुर्की के स्टेक्स रहे, रशिया के स्टेक्स थे, अमेरिकन स्टेक्स थे, और कई फ्रंट्स वहाँ पर खड़े हुए। आईएसआईएस भी वहाँ पर एंटर हो गया। सीरिया का अपना जो वहाँ के लीडर थे उनका स्टेक था। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो सीरिया में वो लंबे संघर्ष और लंबी जंग चली। इसी तरह के कुछ समय के लिए माहौल इजिप्ट में भी बने थे। ये सेम सिचुएशन थी। शुरुआती तौर में गद्दाफ़ी को जब उतारा गया, ख़त्म किया गया, ये माहौल लीबिया में भी बना, ऐसा ही तुनीशिया में भी हुआ। तो अगर आप इन मुल्कों में देखें तो ये हुआ। इसी की कंटिन्यूटी को थोड़ा सा आपको महसूस करना है, और आप कोरोना काल को ज़रा स्टडी करिए तो आपको दिखता है ऐसी सिमिलर चीज़ आपको आर्मेनिया और अज़रबैजान में नज़र आ रही है। सेम दिस टाइप ऑफ conflict for a land, conflict for a passage, conflict for the control of the government। तो अल्टीमेटली कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है?
प्रिवेलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल ऐसा कहा जा रहा है, लीबिया में भी होगा, सीरिया में भी प्रो पीपल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अगर आप देखें तो 2014 में रशिया के द्वारा यूक्रेन में क्रीमिया को कंट्रोल कर लिया गया था, उसका दक्षिणी हिस्सा। ये टसल तब से एक्टिवली आगे बढ़ रही है। उसके बाद कंटिन्यूटी में धीरे धीरे किए गए कामों के तहत यूक्रेन के ईस्टर्न क्षेत्र जैसे कि दोनबास के इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। और उसके बाद सक्रिय रूप में आपके सामने कोरोना ख़त्म होते ही 2021-22 से आपके सामने ये वॉर चल रही है। और आज सिचुएशन ये है कि कीव तक भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो ये इट्स अ क्लियर कट थिंग। आपने लगातार देखा सऊदी अरेबिया और यमन के हूथी विद्रोहियों के बीच ज़बरदस्त खूनी संघर्ष चल रहा है। इस समय में आपने ये भी देखा होगा कि यूएई के पानी के एक जहाज़ को सऊदी अरेबिया के द्वारा अटैक किया गया है, और ये कह के कि ये यमनी क्षेत्रों में उन हूथी समर्थनों के साथ मिलकर के काम कर रहा था जिनको हम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। ऐसी गतिविधियाँ हमारे एरियाज़ में नहीं चलेंगी। मतलब द होल आइडिया इज़, और इसी में आपने अभी लंबा संघर्ष देखा इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच, जैसे स्पेसिफिकली हमास द ग्रुप कंट्रोलिंग द वेस्टर्न साइड ऑफ दैट पैलेस्टीनियन रिजिम और द टेरिटरी दैट इज़ द गाज़ा स्ट्रिप, और उसके नतीजे आपके सामने हैं। आप देखें तो लंबे समय से सेना और सरकार और विद्रोहियों के बीच में संघर्ष म्यांमार में चल रहा है, वो लंबे समय से चल रहा है, वहाँ पर अभी तक स्थिरता नहीं आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो तेज़ी से अफ़गानिस्तान से अमेरिका को खदेड़ा गया, तालिबानियों ने रीगेन किया पूरे रिजिम को। तो तालिबानी रिजिम पूरी तरह से वहाँ पर स्टैब्लिश हो गया। आज वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार एग्जिस्ट कर रही है। बांग्लादेश में सरकार टॉपल डाउन हो चुकी है। आप पूरी दुनिया पे ज़रा नज़र घुमाइए, आप देखें सूडान में रुकने का नाम नहीं ले रहा, कंटिन्यूटी में आप विटनेस करते जाइए। 2011 से अब तक खूनी संघर्ष चल रहा है। वहाँ पर सेनाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हैं। छाड़ में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर विश्व के इन बड़े बड़े मुल्कों की ओर ध्यान दिया जाए तो इस तरह की जंगें दोबारा हैं। क्या हो रहा है? इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल सप्लाई लाइन्स को कंट्रोल करना है, दैट्स इज इम्पॉर्टेंट थिंग। इम्पॉर्टेंट मार्केट्स को कैप्चर करना है जहाँ पर आगे आने वाले समय में कंजम्पशन हैवीली होगी, जैसे कि साउथ एशियन रीजन और सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द energy sectors associated with the Gulf areas, associated with the Latin Americas, important areas of the critical minerals। अगर आप वेनेजुएला की ही बात करें तो 33 critical minerals में से 31 critical minerals वहाँ पर अवेलेबल हैं। वेनेजुएला सिर्फ और सिर्फ क्रूड के लिए नहीं जाना जाता, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इन रिसोर्सेज में टॉप नॉच कंट्री है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर कोल के रिजर्व्स हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट के हैवी रिजर्व्स हैं। गोल्ड सबसे अधिक साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में पाया जाता है रिजर्व के रूप में। कॉपर बड़े पैमाने पर वहाँ पर है। और इसकी नज़दीकी देखिए आप, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू का ये जो लिथियम ट्राइंगल है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज़ नोन फॉर द रिजर्व्स ऑफ लिथियम। और लिथियम आयन बैटरीज बनाने के काम आ रहा है। और आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में इनके बिना, लिथियम के बिना क्या ही है धरती पे। All the things powered by these batteries, chipsets, these boards, these circuits, the closed circuits, they are working on the basis of the power. Power is given by this particular matter. So this, look at this area, this Argentina, Bolivia, Peru area, this is the lithium triangle area in the vicinity of the Venezuela, then there will be a turn of Colombia. Is that clear? And Argentina is already supporting this act of America. Argentina supporting this act of America. Okay. Yes, there are other countries opposed it, but Argentina supported it. Brazil opposed it. Okay. Colombia opposed it. The Colombian president Gustavo Petro, उनको तो पहले ही समझा दिया है ट्रंप ने कि ये एक कमज़ोर थका हुआ बुजुर्ग आदमी है, हम कर लेंगे सेट। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ दैट क्लियर? तो आप ज़रा समझिए कि बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात बॉक्साइट, बात कॉपर, बात कोल। कॉपर के रेट किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कॉपर के बिना आने वाले समय के जितने भी डाटा सेंटर्स हैं वो वर्क करेंगे, चिपसेट्स काम करेंगे। कॉपर के बिना धरती पे कुछ होगा? आने वाला दौर
आने वाला दौर इन्फॉर्मेशन का है। इन्फॉर्मेशन जो कि आर्टिफिशियल लर्निंग में सेव होनी चाहिए एल्गोरिदम्स के रूप में, इन्फॉर्मेशन जो कि जनरल लर्निंग जो इसके बाद आएगी उसमें होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जिसके बिना इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम नहीं करती। इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है भाई? डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स में क्या दौड़ रही हैं? तारें, बारीक बारीक तारें किसकी बन रही हैं? कॉपर। कॉपर की कीमतें चढ़नी चाहिए कि नहीं? कॉपर के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, तो कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड, कोल, ये मिनरल ऑयल्स हैं, लिथियम उसके नियर विसिनिटी में, एंड 31 क्रिटिकल मिनरल्स नॉन फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये सारे रिजर्व्स हैं, उसको छोड़ दीजिए, रिजर्व्स को आप छोड़ दीजिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ निच टू पेनिट्रेट डीप इनटू द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। You would be comfortably able to influence in a very, very strong manner to yield desirable outcomes from all these sovereign nations in favor of the policies which would be more suitable to your internal economic, political, cultural and foreign policy elements. So this is what is the leverage. Venezuela will play the role of lever. Whenever you will pull this lever, there will be effect, and that effect in this whole South American region, adjoining it the Atlantic Ocean, here the Pacific Ocean. Look at this, the Pacific and the Atlantic. Look at this, the Southern Ocean encircling this, circumventing this Antarctica, the Southern Ocean, this Panama Canal area, connecting the two important water bodies, the Atlantic and the Pacific, this Panama Canal area, this Gulf of Mexico, Caribbean Sea, all these important areas and its vicinity to the other continent, that is Africa, and important transmission line future। तो मुझे आप एक बात बताइए, भविष्य में चीज़ों का आदान प्रदान कौन से कॉन्टिनेंट के वाया होने वाला है, या किस कॉन्टिनेंट में बहुत भारी अशिक्षा है, बहुत भारी गरीबी है, बहुत भारी कमी है टेक्नोलॉजी की, बहुत भारी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत अभी सब कंज्यूम करना उनको, सब कुछ, मतलब जैसा 200 साल पहले सब ने कंज्यूम किया था उनको अब करना है। कौन है? अफ्रीका। ओके, सो कौन से ओशियंस ज़्यादा प्रभाव में आने वाले हैं? द साउदर्न अटलांटिक। ओके, दीज लाइन्स, दीज सप्लाई लाइन्स, और उनको भर भर के क्या वो ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी क्रूड एनर्जी नहीं यूज़ की है तो ग्रीन में सीधे ही जा रहे हैं। उनको क्या चाहिए? क्रूड चाहिए। गरीबी दूर करनी, भुखमरी दूर करनी, विकास करना है, शिक्षा स्थापित करनी है, स्कूल कॉलेज बिल्डिंग सब बनाना है, अभी सब कुछ होना है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द होल थिंग, दैट इट विल प्ले अ स्ट्रॉन्ग रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिवर। वो आपको अच्छा खासा लेवरेज इफेक्ट देगा इस पूरे रीजन को प्रभावित करने में, और टेक्निकली आप मजबूत हो जाते हैं। कैसे? आप बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो घटक दल हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, उनको मजबूती से प्रभावित करके उन संगठनों को प्रभावित करते हैं। उसका उदाहरण भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पंथ कई काज हो रहे हैं, जैसे कि अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको ये स्पष्ट बताया कि रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं, पर ग्लोबल प्रोडक्शन का तो 0.8% के अराउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है वेनेजुला। तो सवाल है इतना कम क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? कारण मैंने बता दिया, एम्बार्गो, सैंक्शंस और उसकी वजह से कई चीज़ों की कमी पैदा होना। ठीक है, लेकिन ये भी जो 0.8% प्रोड्यूस कर रहा है, इसका भी भाई 75 से 80% किसको जा रहा है? चीन। किसको जा रहा है? चीन। चीन का बेअंत कर्जा है वेनेजुला पे। चीन का बेअंत कर्जा है वेनेजुला पे। वेनेजुला उस कर्जे को चुका रहा है तेल से देके। क्या दे देके? तेल। तेल कैसे देता है? सस्ता तेल देता है। तेल देके करेंसी कौन सी लेता है? डॉलर या फिर चीनी युआन? चीनी युआन लेता है। तेल देता है, कर्जा चुकाता है, और जो पैसा लेता है युआन में लेता है। मतलब कर्जा चुकाना यही है कि एडवांस 1 लाख रुपये एडवांस फाड़ लिया, 1 लाख रुपए एडवांस पकड़ लिया गया, चीनी युआन दो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया उनसे लिया, ऐसे लेते, टेक्निकली ये ट्रांजेक्शन होती नहीं, खातों में लेके 1 लाख युआन लेके 1 लाख युआन लेके उस 1 लाख युआन के वहां से लैपटॉप मंगा लिए, टैबलेट मंगा लिए, दवाइयां मंगा ली, सब मंगा लिया, और इनके सर चढ़ गया 1 लाख युआन। 1 लाख युआन का तेल भेज दिया। आपस में ही गेम सेट करके बैठे हुए हैं। मतलब अमेरिका की नाक के नीचे अमेरिका देख रहा, माय गॉड, चाइनीज स्कूटियाँ, चाइनीज मोटरसाइकिल, चाइनीज स्ट्रीट लाइटें, चाइनीज लाइटें, चाइनीज म्यूजिक,
चाइनीज मोबाइल तक। इसका उदाहरण जानते हैं क्या है? थोड़े दिन पहले आपको वो वीडियो निकालना है, निकोलस मदुरो ने स्टेज पे बैठ करके चाइनीज कंपनी हुआवे जैसे भी बोलते हैं, उसका मोबाइल दिखाया एक प्रेसिडेंट ने, और ये कहा कि दिस इज़ द बेस्ट मोबाइल इन द वर्ल्ड, हुआई माई फ्रेंड चाइना गिवन मी and gave me, and ultimately this is the most secure mobile, no spy, no intelligence agency, nobody can control it। मतलब ये मैसेज क्या था? और वो उसको पकड़े जाने का एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से हर प्रोग्राम में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह नाच बहुत रहा था। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये बताया गया है कि बहुत नाच रहा था। और ये स्टेप जो था ये ट्रंप वाला था, एक तरह से ठिठोलियाँ करना, एक तरह से टीचरें करना कि लो। तो ये चीज़ों ने, स्कॉलर मानते हैं, ये इमीडिएट रीज़न बना कि इतना हल्के में कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं। ट्रंप नहीं, अमेरिका की। तो चीनी प्रोडक्ट अमेरिका के नाक के नीचे कंज्यूम हो रहा है। बताओ, अमेरिकन डॉलर को बतौर करेंसी एलिमिनेट ही कर देना है। चीन सशक्त हो रहा है, देखो माल भेज रहा है, इनकम कमा रहा है, जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है। अच्छा, औने पौने दाम पे क्रूड ले रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उस प्रोडक्शन से प्रोड्यूस चीजें दुनिया भर को सस्ते में बेच के मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो मतलब जब सोच लेता है अमेरिका ये सब, तो नींदें उड़ जाती हैं कि ऐसे चलता रहा अगर, तो और 10 सालों में सेना से सेना का मुकाबला भी मुश्किल है। फिर तो वो तेजी से अपनी सेनाओं को, उनके विस्तार को, उनकी तकनीक को बढ़ाते चला जा रहा है। वो तेजी से दुनिया भर में अपने लोन की कंजम्पशन, डेट ट्रैप को इंक्रीज करते जा रहा है। तेजी से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में, पूरी दुनिया को अपनी सप्लाई लाइन के साथ इंटरट्वाइन कर लेना चाहता है। मतलब बांध लेना, इनू पंजाबी जी कहते विन लेना चाहता है, बांध लेना चाहता है, जैसे कि ये नाक के नीचे हो रहा है। तो इससे अब वेनेजुएला कंट्रोल होगा तो उसका ऑयल सप्लाई, अब इसके ऑप्शन क्या है? या तो चीन को अब वो ऑयल मिलना ही बंद हो जाएगा, और अगर मिलेगा तो उन दामों पे नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो पहले ऑयल अमेरिका के पास जाएगा, अमेरिका से फिर खुले बाजार में आएगा, जिसको लेना है ले लो। या फिर अमेरिका में ऑयल आएगा तो अमेरिका ऑयल खुद यूज़ करके उसके पेट्रोकेमिकल रेजिडुअल प्रोडक्ट बेचेगा। कुल मिला करके अगर ये होता है तो देखिए, सीधे तौर पर चीन एक तगड़ा सदस्य है ब्रिक्स का। मतलब आपको पता है कि वेनेजुएला थोड़े ही दिनों में एक करार करने वाला था ब्रिक्स नेशंस के साथ, कि वो ब्रिक्स नेशंस के साथ डील करेगा नॉन अमेरिकन मैनर में, नॉन अमेरिकन करेंसी, विदाउट डॉलर एक्सचेंज। मतलब वो ब्रिक्स नेशंस के साथ जिन जिन चीज़ों एक्सचेंज करेगा, डॉलर्स के वाया नहीं करेगा। तेजी से अगर डॉलर का महत्व ऐसे घटता जाए, डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से एलिमिनेट होता चला जाए, डॉलर की मांग भारी तौर पर गिरती है, डॉलर की सप्लाई बहुतायत हो जाती है, डॉलर की अहमियत गिर जाती है, डॉलर का मूल्य गिर जाता है, डॉलर की वैल्यू कमज़ोर होती है। और अगर डॉलर की वैल्यू कमज़ोर होती है, अमेरिकन्स की परचेजिंग पावर कमज़ोर होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अपने अंदरूनी बाजारों में भी। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट हैपनिंग। अमेरिका की अहमियत और उसकी वजह खत्म होती है कि क्या ज़रूरत है अब आपकी। और ये सब कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि रशिया के द्वारा जब यूक्रेन पे ऐसे कदम उठाए गए, तो रशिया का जो पैसा था, रशिया ग्लोबली ट्रेड करता था, और ग्लोबल ट्रेड में जो लेन देन है उसमें जो प्लस बोल रहा है अमेरिका, रशिया के नाम का, यूरोप में पड़ा है, अमेरिका में पड़ा है, कई बिलियन डॉलर पड़े अमेरिका रशिया के नाम के। अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज में और खुद अपनी कंट्रीज में वो सारे रिजर्व सीज कर दिए, रशिया उसे एक्सेस नहीं कर पाया। जबकि रशिया की कमाई थी, रशिया का डॉलर था। उसके बाद हेविली गोल्ड परचेज करना शुरू किया रशिया ने, चाइना ने, कि अगर कभी मुश्किल की घड़ी आई, डॉलर के रिजर्व सब कंफर्टेबल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिकल वेपन की तरह यूज़ किया गया है इस बार, और हमें कमज़ोर किया जाएगा। तो गोल्ड इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को कन्वर्ट करो गोल्ड में। गोल्ड हैवी परचेज हुआ, जिसका नतीजा गोल्ड के दामों में है। ग्राहक थोड़ी ना खरीद रहा है, बाजार में ग्राहक है, गोल्ड कौन खरीद रहा है? सॉवरेन परचेज हो रही है, मुल्क खरीद रहे हैं, तो गोल्ड खरीद लिया गया। अच्छा, इसको छोड़, इस चीज़ को समझा आपने? इस चीज़ से बचने के लिए कि डॉलर रिजर्व हो जाएगा, अमेरिका को ये कितनी बड़ी लेवरेजिंग पावर देता था, वो इस चीज़ के दम पे कितना मैनोवर करता था। एलिमिनेट ही कर दो, अपनी करेंसियों में आपस में एक्सचेंज करो। इससे तुम मजबूर हो जाओगे, बंद जाओगे एक दूसरे की ही गुड्स कंज्यूम करने के लिए। पहले तो ओपन मार्केट परचेज का ऑप्शन चला गया,
इससे आप यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो हैं इनको मार्केट कंपटीशन से एलिमिनेट ही कर दोगे। क्योंकि देखो अब चाइना से कर्जा लिया लाख रुपए का, चाइना को तेल दिया, चाइना से जो लाख रुपए का कर्जा लिया वही लाख रुपए चाइना को दे करके चाइना से कंज्यूम क्या किया, चाइना के मोबाइल, गैजेट, टेक्नोलॉजी, लाइटें, कपड़े, बेल्ट, जूता सब चाइना का। अब ऑप्शन ही नहीं है ना वेनेजुएला, जो वेनेजुएला की सरकार मंगाएगी वो वेनेजुएलन्स को एक्सेस होगा। तो वेनेजुएला तो कहीं और जा ही नहीं रहा है इधर उधर, और वेनेजुएला इसके लिए अपने लोगों को कन्विंस कर रहा है कह के कि हम पे तो एम्बार्गो लगे हैं, अब जरूरतें ना पूरी करें, आपके सैंक्शंस लगे हम पे। और अमेरिकन बिजनेसमैन अमेरिकन सरकार को कह रहा है यार एम्बार्गो लगा के सैंक्शन, अपने इमीडिएट बैकयार्ड लोगों को मतलब एम्बार्गो सैंक्शन लगा के हासिल क्या हो रहा है हमारी रिफाइनरियां बंद पड़ी हैं, उनका ऑयल हमें नहीं मिल रहा, उनकी मार्केट हमारे लिए बंद पड़ी है, हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो परले पिंडों आन के मतलब कि वो दूसरी जगह से आकर के चाइना यहाँ एक्सेस करके अपने आप को मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजी वाइज रोज स्ट्रेंथन कर रहा है, और कल्चरली और सोशली और पॉलिटिकली रिजिम वो सोशलिस्ट चला रहे हैं। मतलब ना हम इकोनॉमी में बेनिफिट हो रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी में, ना मार्केट वाइज, ना पॉलिटी में, कर क्या रहे हैं हम। तो वो कह रहा है यार क्या करें, मतलब कि रिजिम मान नहीं रहा है एम्बार्गो लगा के कमजोर करना था, एम्बार्गो हटाते हैं तो रिजिम यही मेंटेन रहेगा, करें तो करें क्या। तो बेटर इज कंट्रोल द लीडर, देन चेंज द रिजिम, देन ओपन द कंट्री। And but how would you do this? Control the resources importantly. It is not to change the regime, it is to control the resources. Control the resources, control the trade alignments, control the supply lines, control the flow of goods and services, control and realign the markets with the American interest, and maintain the American sphere of influence in the Western Hemisphere. It is none of your matter, it is America's business. America's business is not your business. Okay? Mind your own business. That is what the idea is. कि हमें यहाँ पर रहना, एक पंथ कितने काज, आप इमेजिन करिए। This is the same thing happening with the Greenland. Greenland is also full of the resources. There are many 56,000 लोग रहते हैं वहाँ पे सिर्फ, और वो 56,000 लोग वहाँ पर बेचारे पानी के रास्ते और हवाई जहाज़ों से, आपको पता है पानी के रास्ते और हवाई जहाज़ों से एक जगह दूसरी शहर जाते हैं, फिर भी उसमें इतनी रुचि है। क्यों रुचि है? बर्फ़ पिघल रही है, लैंड फ्री होने वाला है। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स अच्छे खासे पैमाने में वहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा, आर्कटिक से लाइन टच हो रही है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भविष्य में बनने वाला है। चौथा, अमेरिका के सर पे है बिल्कुल। तो ये सारे एंगल से देखा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। सो कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो आज के लिए वर्ड ये नहीं रह गया कि आप पीसफुली म्यूचुअली को एग्जिस्ट कर लें, आप सॉवरेनिटी को सिक्योर करें, इंटैक्ट रखें। आज तो ग्लोबल रिस्ट्रेंट वर्ड तक गिर चुके हैं हम। आज हमें ये कहा जा रहा है रिस्ट्रेंट फॉलो करो, कि मतलब आप आज हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, आज हम उसे किसी ने थप्पड़ मारा तो उसका हाथ पकड़ के उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि किसी तरह हमने अपने हाथ बांध रखे, हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, और मत उकसा तो रिस्ट्रेंट ये गिरा हुआ स्तर होता है पिछले वाले से। ग्लोबल रिस्ट्रेंट भी अब पालन नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट रियलिटी। We are even eroding fast from this already degraded idea of global restraint. The world is fast entering into the area of confrontation. This is confrontational politics. This world is now getting into the confrontational fightings. तो आप आज confrontational system में enter हो चुके हैं कि those who are powerful, they will confront, they will grab the opportunity, they will snatch the resources, or they will continue like that. This is what the idea can be. देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जो भी नेता साउथ अमेरिका की कंट्रियों में हैं, जो भी विचारधाराएं वहाँ पर हैं, समाज का विकास होना बहुत ज़रूरी था, है। लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को मिलने बहुत ज़रूरी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लोगों को अपने फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है, इसका तरीका क्या होगा, इसका सलीका क्या होगा, सरकारें बदलने का ढंग क्या होगा, मतलब रिजिम चेंज कैसे होते हैं। देखिए एक समय तक एक सिस्टम था, जो क्लासिकल इंटरनेशनल प्रैक्टिस रही है वो हमेशा से ये रही है कि दोज हु एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड टेरिटरी विल बी ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट।
ये क्लासिकल प्रैक्टिस रही है। लेकिन 1948 से ही यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स क्या कहती है? यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहती है कि द अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड इन द विल ऑफ इट्स पीपल। मतलब वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं टेरिटरी और पॉपुलेशन को, तो इसलिए उन्हें आप गवर्नमेंट माने, ऐसा नहीं। जो विल ऑफ द पीपल है उस पर अथॉरिटी बेस्ड होती है गवर्नमेंट की। अमेरिका ये तर्क दे रहा है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस का 1948 का डिक्लेरेशन भी यही कहता है, लेकिन 1948 से 1991 के कोल्ड वॉर के दौरान इसे माना किसने है? इसे किसी ने भी नहीं माना है। दिस वाज नॉट द सिनेरियो। कॉलर है, आ गया, देख लो, कोई बात नहीं, वहाँ बैठ के अटेंड कर लो। इज दैट क्लियर? इसको माना किसने है? लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर के बाद इसको मानने की कोशिश की गई है। मतलब गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश्ड हैं, ज़्यादा बल इस बात पे दिया गया है कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेजिटिमेटली इस्टेब्लिश होनी चाहिए। मतलब सरकारें विधि सम्मत होनी चाहिए, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, वो लोकप्रिय सरकारें होनी चाहिए। और इसके लिए ही ये ग्लोबली एक प्रैक्टिस है, मैं आपको बता दूं। और यूनाइटेड नेशंस में इसके प्रावधान भी हैं। प्रावधान अलग हैं, अप्लाई अलग तरीके से होते हैं। प्रावधान ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर, पिछली सरकार से अगली पावर का ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसा हुआ है। उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चुनाव हुए हैं या कॉन्टेस्ट के कोई भी तरीके अपनाए गए हैं, उसके रिजल्ट सार्वजनिक हैं और रिजल्ट माने नहीं जा रहे हैं, इनको मनवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑथोराइज कर सकता है आपको कि आप जाके उनसे ये मनवाइए। इसका प्रावधान है। लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है कि पावर ट्रांसफ़र करवाई जाए। ऐसी कोई चीज़ें विजिबली इंप्लीमेंट करने लायक रिजल्ट्स नहीं है आपके पास। आपके पास कोई ऐसी एविडेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और आप वहाँ से स्टेक होल्डर आपके पास आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि बतौर एजेंसी, बतौर एजेंट आइए यहाँ पे ट्रांसफ़र कराइए पावर का। ये पावर विल ऑफ पीपल को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही है। इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के अधिकार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है। लेकिन असल में ये चीज़ हो रही है। असल में अधिकार कोई और दिया गया था कि इफ़ इंस्टीट्यूशंस आर देयर, बॉडीज़ आर देयर, whether it is presidential government, whether it is democratic parliamentary form of government, whether it is semi-autocratic or constitutional monarchy, whatever be the form of government, clearly spelled out provisions are there. If the provisions are not being implemented by the authorities, then the United Nations can do that, can intervene into that, can authorize the member countries which are responsible to execute these provisions, they can go. But ultimately not these members are authorized to transfer the power, to shift the power, or to establish the democratic governments. It is not a thing. It cannot be your will, it cannot be your whims and fancies that okay, which way this country, what is the system over there, sir? There is monarchy. Okay, I want democracy. Okay, go establish it. Who will decide that? Who will decide that? So this is what the thing is. So इस पर भी बहुत संवाद, इस पर भी बहुत विवाद है कि ज़्यादातर तो यही पाया गया है कि जिसका इफेक्टिव कंट्रोल है वो सरकारें। यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट होना चाहिए, माना ही नहीं किसी ने शुरुआती। और उसी में अमेरिका भी तो स्टेक होल्डर था कोल्ड वॉर के दौरान। जो सरकारें लॉन्च की भी गई हैं तो वो डिसलॉज्ड हुई हैं। और अफगानिस्तान में इसी की तो जंग चलती रही है। हामिद करज़ाई की सरकार इतने समय तक रही है वहाँ पर, इसी बात की तो जंग रही है। तालिबानी कहते हैं कि लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था उसको, वो तो अमेरिका के द्वारा जबरन बैठाई गई सरकार थी। एक आधे शहर के लोगों का कुछ समर्थन था, इतनी बड़ी अफगानिस्तानी समाज और आवाम की तो उसको समर्थन ही नहीं था। और वो हमें है और हम यहाँ पर अब बैठ चुके हैं और अब आप देखिए सब शांति है, सब ठीक है। वो ऐसा कहते हैं, पर वो शांति है कि नहीं है वो एक डिफरेंट मैटर ऑफ डिबेट है। इज दैट क्लियर? सो इट्स अ ह्यूज थिंग राइट नाउ टू असेस कि क्या प्रॉपर ग्लोबली पावर की रीबैलेंसिंग की कोशिशें हैं, क्या ग्लोबली पावर की रीअलाइनमेंट है, क्या फिर से एक साइलेंट सी कोई सहमति के द्वारा 3-4 बड़े धड़े खड़े होकर के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या वो मल्टीपोलैरिटी का वर्ल्ड, क्या वो एक आइडिया यूनाइटेड नेशंस के तहत बना हुआ एक वर्ल्ड और जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस्ड पे खड़ा ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी, द वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड वर्ल्ड, उसे मानेंगे? जब मर्जी जो मर्जी जिस पे भी टैरिफ लगा दे, जब मर्जी प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस अपना ले कि इनके प्रोडक्ट अब हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम इन पर बैन लगाते हैं। मतलब क्या प्रक्रिया है इसकी?
किसी को भी किसी भी तरह का टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया जाएगा। प्रक्रिया क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का इम्पैक्ट, यूनाइटेड नेशन की इंटेंशंस, यूनाइटेड नेशन की एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटीज़ बहुत बड़े डाउट में है इस समय में। ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक वो इनइफेक्टिव सा नज़र आता है, ज़्यादातर बयानबाजियों वाला संगठन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के इनहेरेंट नेचर में ही ये चीज़ आ जाती है। उसका कारण है कि बहुत आवाज़ें हैं यार, व्हाट इज़ दिस सिस्टम, मतलब वी कैन लिफ्ट द चेयर, वी कैन सेट इट लाइक, मतलब इट कैन बी सिंपली लाइक दैट। चलने दीजिए कैमरा, ओके, दिस थिंग इट कैन बी सिंपली लाइक दैट। सो व्हाट वी आर डूइंग, स्ट्रेंज, एक कर रहा है दूसरा भी कर रहा है साथ में, ओके ओके ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, दोबारा बताएं। यस यस यस, तो यूनाइटेड नेशन इनफेक्टिवली यहाँ पर नजर आया। कैसे? क्योंकि उसके इनहेरेंट नेचर में चीज़ है। उसको बल कहाँ से मिलता है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर से उसे ये बल मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स में यूनाइटेड नेशंस के अंदर मजबूत मेंबर कौन है? विजिबली मजबूत आप सब जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, चीन है, उसके अलावा चलिए फ्रांस है, ब्रिटेन है, भारत भी है। और उसमें से अभी आपके सामने ये विजिबली क्लियर है कि पार्सल आउट किन के बीच में हो रहा है पूरा वर्ल्ड। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज कहाँ फॉलो की जा रही हैं, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे फॉलो किया जा रहा है, एक रिस्ट्रेंट के लेवल तक आप गिर चुके हैं और आप कोशिशें कर रहे हैं दूसरों को कंटेन करने की। रशिया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कंटेन करना चाहता है, उसे नाटो का एक्सपेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यूक्रेन का जंग इसी ग्राउंड पे चल रहा है। ये पहली बात। चाइना अपनी लॉस्ट टेरिटरीज रीगेन करना चाहता है, उस करिश्माई युग को जीना चाहता है जो युग बीत गया है। उसे साउथ चाइना सी चाहिए, उसे ताइवान स्ट्रेट के पार वो जो ज़मीन है उसकी अपनी ज़मीन है, खून के रिश्ते से जुड़े लोग हैं, वो अपने हैं। अगर अमेरिका इसमें दखल देगा ताइवान को साथ जोड़ने में तो फिर खूनी संघर्ष होंगे, वो बयान जारी कर रहा है। जापान सी में फैल रहा है, उसे ये चाहिए। फिलीपींस के आसपास कई बार वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना चुका है, तो उसे ये क्षेत्र चाहिए। वो इसे मानता है ये अर्स्टवाइल चाइना ही तो है, ये मेरा ही तो था। यही आइडियाज रशिया के हैं कि यूक्रेन तो कोई मुल्क ही नहीं है, वो तो रशिया ही है, क्या कर रहे हो तुम लोग, लैंग्वेज नहीं है अपनी, कुछ नहीं होता, हम ही हैं वो, बस हमारी थोड़ी सी रीजनल डाइवर्सिटी है। वो नाम भी देखो कहते वही, ये हम व्लादिमीर हैं, वो व्लादिमीर है, एक ही बात है, वो लगा लिया, फिर चलता है। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। ये एक्चुअली में फ्यूचर मार्केट एक्सेस, फ्यूचर पॉलिसी स्टेटमेंट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़े मुल्कों के हितों में लिए जाएं, पैटर्न उनके हित में स्थापित हो, फैसले उनको ध्यान में, उन्हें केंद्र में रख करके हों, ये उसकी कवायद है। दुनिया बदल रही है, तेजी से टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट हो रही है, फ्यूचर प्रोडक्शंस अलग होंगी, फ्यूचर वॉरफेयर भी अलग होने वाली हैं, फ्यूचर कंजम्पशन के पैटर्न भी अलग होने वाले हैं, फ्यूचर सप्लाई लाइंस और फ्यूचर रिसोर्सेज यानी कि मिनरल्स भी अलग होने वाले हैं। जो आज उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा वो भविष्य को नियंत्रित करेगा। और आज उसके लिए जो करना जरूरी है, जो कि इलिसिट हो सकता है, जो कि इलीगल हो सकता है, पर अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो वो मान रहे जरूरी है, तो उसके लिए जिन चीजों पर पकड़ बनानी जरूरी है उसके एफर्ट्स चल रहे हैं, वो एफर्ट चल रहे हैं। वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हों, वो मिनरल रिजर्व्स हों, रिसोर्सेज हों, वो सप्लाई लाइंस हों, वो स्ट्रेटेजिकल सी या लैंड रूट्स हों, वो अच्छा खासा पॉपुलेशन बेस्ड मार्केट हो, वो फ्यूचर पोटेंशियल ऑफर करने वाली कंजम्पशन स्पेस हो, वो स्पेस है या वो बीनीथ द अर्थ है या ऑन द सरफेस है। दिस इज व्हाट द फाइनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। एंड द क्लियर कट वर्ड इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. Influence can be manifold, multifaceted, and that is what the idea is. Okay? तो भविष्य में वेनेजुएला में लोकतंत्र आता है कि नहीं, रोजगारी खत्म होती, रोजगार आता है कि नहीं, बेरोजगारी खत्म होती, राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म होना, विकास के कार्यक्रम होना,
रिफाइनरीज के द्वारा कमाई करना और अपने लोगों पर खर्चा करना, टैक्स पेयर को उसका लेजिटिमेट शेयर मिलना, पार्टिसिपेशन से फैसले लिए जाना, और पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नुहार बदलती है कि नहीं, हम और आप बैठ के देखेंगे। हमारा काम है ये पढ़ना, स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि वायदे तो ऐसे ही किए जा रहे हैं। विश्व शांति होती है कि नहीं, हम देख लेते हैं। और जो प्रेसिडेंट सेटल हुए हैं अब, उससे आगे आक्रोश और बढ़ता है कि नहीं, अशांति और बढ़ती है कि नहीं, फिर से अग्रेशन और बढ़ता है कि नहीं। और क्या ये नहीं होगा कि सारी दुनिया एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, सैनिटेशन, हाउसिंग पे खर्चा करने के बजाय मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना तो ऐसा यूजलेस लग रहा है। अब तो खर्चा ही जो है वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में किया जाए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस में किया जाए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इक्विपमेंट पे किया जाए, वार थिएटर्स बनाए जाएं, थिएट्रिकल प्रैक्टिसेस किए जाएं, थिएटर मोड में जंगें लड़ी जाएं, कौन कितने जेट्स, कौन कितने हेलीकॉप्टर्स ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है कि इंडिया हमें प्लीज करना चाहता है, 68 अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं मुझसे मिलने के लिए समय मांगा जाता है, रशियन ऑयल भी खरीदना हम कम कर दिया है। अच्छे हैं, मेरे तो दोस्त हैं, पर अब अच्छे लग रहे हैं, अब अच्छे हो भी रहे हैं, आगे मैं उनसे और मिलूंगा। तो यही है कहानी, दैट्स व्हाट द आइडिया इज। इतने से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। आप लगातार इससे जुड़े आर्टिकल्स पढ़ते रहिएगा, खबरों को समझते रहिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एनर्जी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी मिनरल्स भी आपको एडेड एडवांटेज के रूप में मिलते हैं। पूरे रिजिम में लेवरेजिंग इफेक्ट मिलता है, उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल पाथवेज डिसाइड करने में अच्छा निश आपको मिलता है। आप नेचुरली अपने मिनेस को कंट्रोल कर ही सकते हैं, जो कि ड्रग्स, ह्यूमन और वेपन ट्रैफिकिंग से एसोसिएटेड हो सकता है, टेररिज्म या कार्टेल बेस्ड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हो सकता है। आप नेचुरली ही अपने डेट को मैनेज कर सकते हैं, मिलिटरली डेवलप हो सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई लाइंस को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, और आप मार्केट्स में डीप पेनिट्रेशन भी कर सकते हैं। आप नेचुरली अपने लिए ज़्यादा फाइनेंसेस, फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स मोबिलाइज कर सकते हैं, जीडीपी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप नेचुरली अपने काउंटर पार्ट्स को कमजोर कर सकते हैं। आप नेचुरली अपने काउंटर पार्ट्स को कमजोर कर सकते हैं। जंग में आप कितने मजबूत हो रहे हैं ये एक बात, आपका विरोधी कमजोर कितना हो रहा है ये दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, और ये जरूरी है। आप कितना बढ़ रहे हैं एक बात, वो किस दिशा में कितना कैसा बढ़ रहा है इसे वॉच करना और उसकी उस दिशा को रोकना, ये भी महत्वपूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमजोर हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं औंधे मुंह गिर रही हैं, क्रेडिबिलिटीज लीडर्स की कमजोर होती चली जा रही, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैवीली इरोड हो रहे हैं, सुरक्षा की गारंटीज, अस्मिता की गारंटीज पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही हैं। शक्ति ही आधार बनेगा संबंधों का, और सही मायने में नियम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाएंगे। ये वो ऑर्डर नहीं जिस ऑर्डर के तहत आप आ रहे थे, नए ऑर्डर की नुहार पर हम खड़े हैं। अब देखिए कि वो ऑर्डर कैसा होता है। थैंक यू सो मच।